सोचा ने मैं 5 तत्वों का दंडवत प्रणाम करता हूँ। पेड़ ने कहा मन को साफ। तो आपने क्या दिया क्या लिया? हाँ, आप जो मन से सोचा, आपको सही लगा, मगर से बात हुई, वो आप उसी तरह उनसे बात करोगे। लेकिन क्या याद शक्ति है क्या नहीं है, वो भी आप उसी तरह सोचोगे। और जो बातें सुनी, बातें कही, मगज कहे, लेकिन मन ही निर्णय लेगा कि क्या करना। मगज में बात आई कि हाँ अब से सुना, हाँ आपको याद आया, हाँ ये बोलेंगे, लेकिन मन का जो निर्णय होगा वही वो करेगा, क्या करना क्या नहीं करना। तो पेड़ ने क्या कहा कि आपके जीवन में आप जब भी आते हो तो यही मन में आप एक दृष्टांत भर दिया कि मैं हूं तो आप हो नहीं। तो जो मन है वो किसी और के आधार पे तो है, लेकिन 5 इंद्रियों के बाद ही तेरा निर्णय लेता है क्या करना क्या नहीं करना। तो इनके अलावा पेड़ ने क्या कहा? पेड़ ने यही कहा कि जो मन तेरे सोच विचार से सब होता है। तो पेड़ ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, बहुत अच्छे से जवाब दिया। मन का ये सोचना और मन के बारे में जास्ती कहने का, जैसे एक नहीं अनेक कैसे एपिसोड बने, फिर भी मन का एक एक दृष्टांत, इनका उदाहरण ये देते 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 थक जाएंगे। क्यों? कि मन तब तक रहता है जब तक ये शरीर का ढांचा, शरीर का ये पिंजरा, शरीर का ये, इनके अंदर जो आत्मा रूपी, आत्मा से ऊपर आत्मा रूपी परमात्मा की बात ही नहीं है, आत्मा रूपी जीव, इसके अंदर श्वास, ये अनेक, जैसे हंसला जीव श्वास, अनेक भाषा पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग बोला जाए, वो है। तब तक आप सजीव है, सजीव है तो आपके 5 इंद्रियों के सहारे मन भी है। मन है तो आप सपने भी देख सकते हैं, आप मन है तो जागृत अवस्था में और सोए हुए अवस्था में आप मौज कर। तो पेड़ ने बोला ये आनंद, मौज, शौक, ये खुशी सब मिलती है। कहाँ से मिलती है? फिर अभी मैं वही से बात किया कि मन जन्म के साथ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मन अपना प्रगतिशील से आगे निकलता है। और मैंने वहां से कहा था कि जो जन्म हुआ सब अलग अलग ने दिया, तेरे पास क्या है? तू जंगल का पेड़ पौध और ये खाकर पूरी सृष्टि, जीव सृष्टि इससे निभा हुआ है। और फिर भी सबको यही कहता है मन के मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं। तूने कुछ नहीं किया। तूने जो देना था तो अपने शरीर का आप खुद नहीं बने। कब चला जाएगा शरीर वो भी तेरे को मालूम नहीं है। मन को भी जितना होशियार, जितना बुद्धिशाली, जितना आप खुद को 5 तत्व का बना हुआ भगवान, खुद को भगवान मानते हो, तो वो मन, दिमाग, शरीर, तो आपका शरीर भी टिकना चाहिए ना। नहीं टिकेगा। मन में सोचेंगे कि मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, मैं इतना सा 1000 साल, नहीं, तेरा मन यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि तेरा मन काम नहीं करेगा, तेरा शरीर है, पिंजरा है, तेरा ढांचा है, वो गिर के इसमें से जी निकल जाएगा, परमात्मा आत्मा से निकल जाएगा। लेकिन कहाँ जाएगा वो मालूम नहीं है। लेकिन आपका शरीर
कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ। ये कहता है लेकिन होता नहीं। बात के एपिसोड में यही से मैं चालू करूँगा। अब वो जमाना नहीं रहा जब किसान को खेत में सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता था, मिट्टी में घुटनों तक धंसकर काम करना पड़ता था, और फिर भी ना मौसम साथ देता ना मिट्टी। जरा सी बारिश हुई नहीं कि खेत में पानी भर गया, फिर मिट्टी में कीड़ा, जड़ में सड़न और मेहनत गई बेकार। हमारे यहाँ तो आज भी यही हो रहा है। लेकिन थाईलैंड, अरे थाईलैंड के किसानों ने तो जैसे खेती की परिभाषा ही बदल दी है। अब वो लोग मिट्टी में आलू नहीं उगाते। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब वहाँ के किसान मिट्टी छोड़कर हवा में आलू उगा रहे हैं। इस नई तकनीक का नाम है एरोपोनिक्स। अब इस तकनीक में खेत जोतने की जरूरत नहीं, ना बैलों की, ना ट्रैक्टर की, ना ही बारिश के भरोसे बैठने की। आलू की फसल अब उगती है एक खास कमरे के अंदर, जिसे एरोपोनिक चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर में क्या होता है? आलू के पौधे की जड़ें मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में लटकी रहती हैं, और इन जड़ों पर दिन में कई बार एक खास पोषक पानी की धुंध छिड़की जाती है। इस पानी में सारे जरूरी पोषक तत्व मिले होते हैं, मतलब ना कोई खाद की जरूरत, ना कीटनाशक की। कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पानी भरने का डर नहीं। गजब की बात यह है कि इस तकनीक से उगे हुए आलू कभी भी गंदे नहीं होते, एकदम चमकदार, साफ और सुंदर। हर एक आलू देखने में जैसे एक जैसा, ना छोटा, ना बड़ा, ना टेढ़ा मेढ़ा। और आप सोचिए, जहाँ पहले 1 एकड़ जमीन में जितना आलू उगता था, अब उसी साइज के एक कमरे में उससे कहीं ज्यादा आलू पैदा हो रहा है। और सबसे खास बात, इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, यानी कम जमीन, कम मेहनत, कम पानी और ज्यादा मुनाफा। थाईलैंड के किसानों ने अब ये सिस्टम इतने अच्छे से अपना लिया है कि वहाँ के सुपरमार्केट में, होटल में, विदेशों में हर जगह उनके साफ सुथरे हेल्दी आलू की डिमांड है। कई किसानों ने अब अपने छोटे फार्म को बड़ा कर लिया है। कुछ ने तो आलू का बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि विदेशी कंपनियां आकर पैसा लगाने लगी, क्योंकि सबको समझ आ गया कि ये तकनीक है भविष्य की खेती। मजे की बात और सुनिए, जब आलू उगता है तो ऊपर की जो पत्तियां और टहनी बचती हैं, उसे फेंका नहीं जाता। किसान उसे काटकर गाय, भैंस, बकरी को खिला देते हैं। मतलब फसल भी, चारा भी, दोनों एक साथ। अब सोचिए, थाईलैंड के लाखों किसान आज इस नई तकनीक से करोड़ों कमा रहे हैं। वहाँ खेती अब सिर्फ एक काम नहीं, एक बिजनेस बन चुका है, एक पहचान बन चुकी है। और हम आज भी खेत की मिट्टी खोद रहे हैं। बारिश आई तो तबाही, धूप ज्यादा हुई तो सूखा, कीड़ा लगा तो बर्बादी, फिर भी वही पुरानी सोच, वही पुरानी पद्धति। अगर हम थाईलैंड जैसे देशों से कुछ सीखें, थोड़ा सोच बदलें, थोड़ा विज्ञान अपनाएं, तो क्या हम भी नहीं कर सकते ऐसे आलू की खेती? सोचिए, अगर हम भी अपने गांव में, शहर में, छत पर, कमरे में इस एरोपोनिक्स से खेती करें, तो खेत की जरूरत ही नहीं। महंगे जमीन के झंझट से छुटकारा, पानी की बचत और कम समय में दोगुनी कमाई। देश की खेती बदल जाएगी, किसान बदल जाएगा, गांव की तस्वीर बदल जाएगी। थाईलैंड के लोग समझ गए, खेती अब सिर्फ हल से नहीं, दिमाग से होती है। वो अब हवा में फसल उगा रहे हैं और जमीन से ऊंचा मुनाफा कमा रहे हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम कब बदलेंगे।